नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के एक बहुत ही कमाल के चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स को। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और साथ ही कंप्लीट चैप्टर का एक धांसू सा एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यार सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को और इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चंस और भी बहुत सारे तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। कंप्लीट इमेजेस के साथ ही एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगी और साथ ही फिर इस लेक्चर के फ्री नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन की 7th यूनिट को पढ़ना और इस यूनिट का नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यार क्या क्या यूनिट कंटेंट्स हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जिससे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस यहाँ पर डिटरमाइन होते हैं। देन सेकेंड है अपने पास इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज कार्डियो वस्कुलर एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। थर्ड वाला अपना पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्क्यूलर सिस्टम। फोर्थ आपका पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, और ये है स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसके अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। देन इसके बाद हम इसमें वेरियस तरीके के जॉइंट्स की इंजरीज को देखेंगे, फ्रैक्चर्स को देखेंगे, इनका कैसे प्रिवेंशन किया जाता है, कैसे इनको ट्रीट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। और फिर उसके बाद सबसे लड्डू टॉपिक का आपका फर्स्ट एड, इसको हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो यार हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो टोटल 4 मेनली कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस होते हैं, जिसके अंदर आपका आ जाता है स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना या एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिससे ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं आपके फिजिकल फिटनेस के, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से, ठीक है। सो यार देखो, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एक एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की जिससे वो क्या कर पाता है, रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाता है। अब रेजिस्टेंस को कैसे वो सबसे बेस्ट वे में ओवरकम कर पाएगा, जब उसकी मसल साइज बहुत ज़्यादा होगी, जैसे आपको फिगर में दिख रही है। तो बिगर द मसल साइज लार्जर स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास मसल का कंपोजिशन। तो यार देखिए, 2 तरह के आपको बॉडी में फाइबर्स देखने को मिलते हैं। एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर जो कि स्प्रिंटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और एक होता है स्लो ट्विच फाइबर्स जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है मैराथन रनर्स के लिए, जिनको अच्छा स्टेमिना चाहिए होता है। तो इस मसल कंपोजिशन से भी आपकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉडी वेट। तो यार जिसका जितना बॉडी वेट होगा उतनी ही ज़्यादा वो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे पत्रकार पोपटलाल और डॉक्टर हाथी। तो भाई साहब, अगर डॉक्टर हाथी एक मंजिल से किसी पे गिर जाए और पोपटलाल भी एक मंजिल से किसी पर गिरे, कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी? ऑब्वियस सी बात है, जिसका बॉडी वेट ज़्यादा है। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपने पास वेरियस फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को। तो मसल स्ट्रेंथ जनरली ये देखा गया यार, अगर मसल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, बहुत ज़्यादा बल्क होगा, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी। देन इसके बाद जॉइंट स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है फ्लेक्सिबिलिटी पे। जैसे आपका ये जो कोहनी वाला जॉइंट रहता है ना, इसका आपको मूवमेंट 180 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट रहता है, इसका आपको 360 डिग्री मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ये जो पाइवोट जॉइंट रहता है नेक का, इसका भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो मतलब जॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि कितनी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट। तो आपके अंदर की गर्मी, अगर अंदर का माहौल गर्म है तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, अंदर का माहौल अगर ठंडा है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे आपने जनरली देखा होगा सर्दी और गर्मी, गर्मी में हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इन कंपेरिजन टू सर्दी, जहाँ पर भाई साहब पहले ही अंदर यहाँ पर ठंडा ठंडा होता है, और उसके कारण क्या हो जाता है कि वो जो मसल होती है एकदम स्टिफ हो जाती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इंजरी, यार आपको कहीं पर भी इंजरी है, डेफिनेटली वहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल बचपन में जब हम है ना अपने घुटने फुड़वा के आ जाते थे, कोहनियाँ फुड़वा के आ जाते थे, है ना, जब हम खेलते थे, तो वहाँ पर से क्या हो जाता, हमारी इंजरीज के कारण हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती थी। नेक्स्ट है हमारे पास एज एंड जेंडर। तो आपने देखा होगा जनरली जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है इन कंपेरिजन टू यंग। और मेल और फीमेल में अगर हम देखें तो फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है इन कंपेरिजन टू मेल, है ना। आपने शादियों में भी देखा होगा जहाँ पर फीमेल्स डांस कर रही है और मेल डांस कर रहे हैं, तो मेल जिसको डांस कम आता है और फीमेल जिसको डांस कम आता है ना, आपने देखा होगा कि जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है
इन दिस केस फीमेल्स, तो ऐसा लगेगा हाँ ग्रेसफुल डांस चल रहा है, और वहीं पर मेल भाई साहब आड़ा टेढ़ा बाराती डांस चल रहा होगा वहाँ पर। देन एक्टिव एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल का बहुत फर्क पड़ता है भाई। किसी की लाइफ स्टाइल एकदम एक्टिव है, वो बिल्कुल यहाँ पर है ना प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता है, जैसे यहाँ पर ये मोटू है ना इस पे बैठ के खा रहा है मस्त बर्गर वर्गर, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहा है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, और जो एक्टिव है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एकदम ज़्यादा रहेगी। देन इसके बाद हेरिडिटी का भी फर्क पड़ता है, वंशानुगत, जैसे किसी के माता पिता दोनों ही एथलीट हैं तो बेचारे उस बच्चे की भी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। देन इसके बाद अब स्पीड देखते हैं हम, तो स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब होता है कि मिनिमम टाइम में आप कितनी डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th तक, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपको कवर करनी है मिनिमम टाइम के अंदर, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड हो जाएगी। कौन कौन से फैक्टर से, पहला एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है ना, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मतलब एकदम क्विक और एक्सप्लोजिव मूवमेंट करना। जैसे यहाँ पर आप बॉक्सर को देख रहे हो, अगर ये बॉक्सर एकदम क्विकली स्पीड से मुक्का नहीं मारेगा तो फिर क्या होगा, जब तक सामने वाला बॉक्सर इसको पीट देगा, है ना। कभी ये सोचे कि नहीं भाई साहब एक ही मुक्का बना के ऐसा पेलूंगा इसको कि क्या ही बताऊं, है ना, तो जब तक मुक्का बनाने जाएगा 4-5 मुक्के उसको पड़ जाएंगे और वहीं पर वो हार जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ से ही क्या डिटरमाइन होगी, आपकी स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट है मसल कंपोजिशन, मैंने आपको बताया भी था आगे कि फास्ट ट्विच फाइबर अगर रहते हैं तो आपको ज़्यादा स्पीड मिलती है, स्लो ट्विच फाइबर अगर आपकी बॉडी के अंदर डेवलप रहते हैं तो आपको स्टेमिना मिलता है। देन नर्वस सिस्टम जितना एक्टिव होगा उतनी ज़्यादा स्पीड आपको मिलेगी। इलास्टिसिटी एंड रिलैक्सिंग कैपेसिटी ऑफ द मसल्स, तो भाई साहब अगर मसल्स जो है जल्दी से यहाँ पर इलास्टिसिटी को वो करेगी, शो करेगी और रिलैक्स हो जाएगी, तो उतनी ज़्यादा आपको स्पीड यहाँ पर से देखने को मिलने वाली है। देन भाई साहब आपकी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिकल पावर, है ना, मेटाबॉलिक पावर मतलब आपकी पाचन तंत्र स्ट्रांग हो, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो, और बायोकेमिकल रिजर्व्स जो आपने पढ़ा होगा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, तो ये अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो, जैसे आपने देखा होगा जिम में लोग कैरेटीन को लेते हैं, क्रिएटिन को लेते हैं, तो उससे क्या होता है मस्त उनके बॉडी के अंदर जो एटीपी लेवल है वो हाई हो जाता है और वो और ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर पाते हैं, तो यहाँ पर से भी आपकी स्पीड डिटरमाइन होती है। अब देखते हैं एंड्योरेंस, एंड्योरेंस को हम स्टेमिना या एरोबिक कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, और पहला फैक्टर ही हो जाएगा आपका एरोबिक कैपेसिटी। ये एक मेजर होती है किसी की भी एबिलिटी उसके हार्ट और लंग्स की टू गेट ऑक्सीजन टू द मसल्स, ठीक है, तो यहाँ पर एरोबिक कैपेसिटी में क्या होता है, आपके हार्ट और लंग्स दोनों मिलकर मसल्स तक ऑक्सीजन को पहुँचाते हैं और फिर आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जितनी अच्छी आपकी एरोबिक कैपेसिटी होगी उतने आपको स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना ज़्यादा होगा, ठीक है। देन ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है, हाईएस्ट रेट जिस पे आप ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हो और पर मिनट, यहाँ पर इसी को ऑक्सीजन अपटेक बोलेंगे। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अपटेक ज़्यादा है उतनी ज़्यादा आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर एंड्योरेंस रहेगी। कार्डिक आउटपुट मतलब क्या होता है, आपका जो हार्ट है बेसिकली क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है, लुब डुब ये करता है और ये ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो यार 1 मिनट के अंदर ये जो हार्ट है जितना ब्लड पंप करता है उसी को हम कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। वापस से बताता हूँ, हार्ट 1 मिनट में जितनी बार ब्लड को पंप कर देगा, मतलब जितना ब्लड पंप कर देगा उसको कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपका जो हार्ट है जनरली 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में 70 से 80 ml ऑफ ब्लड को पंप किया जाता है। तो आप देखो 72 धड़कनों में कितना पंप हो जाएगा आपका ब्लड, है ना, करीबन 5 से 6 लीटर के बीच में कुछ ब्लड है वो पंप यहाँ पर से कर दिया जाएगा। तो यही आपका कार्डियक आउटपुट होता है। जबकि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, नाम में ही छुपा हुआ है, एक स्ट्रोक में आपका हार्ट कितना ब्लड पंप करेगा। तो एक स्ट्रोक में जैसा मैंने आपको बताया 70 से 80 ml के आसपास ब्लड को पंप किया जाता है। देन इसके बाद अब देखते हैं सेकंड जो आपका सिलेबस का टॉपिक है कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं यार एक्सरसाइज के आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। सबसे पहले हार्ट पर इफेक्ट देख लेते हैं। तो ये जो कंप्लीट हार्ट वाला सिस्टम है 3 चीज़ों से मिलकर बना है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और उसके अंदर ब्लड। तो मेजर फंक्शन यार ये जो कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसका क्या रहता है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना और जो फालतू का CO2 और बाकी सारी चीज़ें है ना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू यहाँ पर बाहर हो जाती है। तो क्या क्या इफेक्ट होते हैं, 2 तरीके से आप इफेक्ट को अपने एग्जाम में लिख सकते हो। एक होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट और एक होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होते हैं, आपकी रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाती है ना, आप तेज़ी से सांस लेने लगते हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं से दौड़ के आ रहे हो, अचानक से आपकी हार्ट रेट, आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है ना, सांस लेने की रेट है वो बढ़ जाएगी। देन उसके बाद रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जल्दी से ऑक्सीजन लोगे, जल्दी से CO2 बाहर निकालोगे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा, आपकी एफिशिएंसी जो रहेगी कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो बढ़ेगी। लंग का जो वॉल्यूम कंटेन करने का, एयर कंटेन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी।
देन उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से देखने को मिलती है, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हार्ट रेट आपकी इंक्रीज़ होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ होता है, जैसा मैंने आपको भी बताया था, है ना, कि एक स्ट्रोक में हार्ट कितना यहाँ पर ब्लड पंप करता है। देन इसके बाद आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ता है। कार्डिक आउटपुट मतलब वही कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप किया जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन वो सिस्टमेटिक वे में बढ़ता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो। देन उसके बाद आपकी लंग्स की एयर कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, और जो आपके लंग्स के अंदर रेसिडुअल एयर की वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है ना। तो कभी कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी तो आराम से इसको मैनेज किया जा सकेगा। देन आपकी बॉडी के अंदर, आपके लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वेलाइज रहते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ एयर में आपकी मदद करते हैं। तो अब जब आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते तो एल्वेलाइज अपने आप को पैसिव बना लेते हैं, लेकिन आप जैसे ही एक्सरसाइज करोगे ये एल्वेलाइज भी अपने आप को एक्टिव बना लेंगे और बिल्कुल आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। देन इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सरसाइज का इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या पड़ता है, तो बिल्कुल आप ये वाला चार्ट बना सकते हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म पूरा इस साइड है, लॉन्ग टर्म ये साइड, ये भी शॉर्ट टर्म, ये इस साइड लॉन्ग टर्म। तो ये सारे पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया, इसको मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आपको बता दिया। तो एग्जाम में इस तरह का प्रेजेंटेशन करके आना, मस्त मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं भाई साहब, जो हमारे मस्क्यूलर सिस्टम है ना, जो जिम वाले बंदे हैं उनको तो पता होगा मसल्स के बारे में। बहुत सारी मसल्स पे हम काम करते हैं ना, डेल्टॉइड्स, ट्रैप्स, देन उसके बाद आपका ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, है ना, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेटिसिमस डॉर्सी। तो इन सारी मसल्स पे यहाँ पर काम किया जाता है। चेस्ट की मसल्स रहती है आपकी, पेक्टोरिलियस मेजर, माइनर, तो ये सारी मसल्स पे काम किया जाता है। तो एक्सरसाइज से क्या होता है, सारी जो मसल्स होती है एकदम टोन होती है। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है अगर आपसे कोई पूछ ले तो देखो यार, ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो मसल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को इनेबल करते हैं, और है ना, छोटा मोटा जो मूवमेंट है वो मसल्स के माध्यम से होता है, और हमारी बॉडी को एक शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एक्सरसाइज के इफेक्ट क्या होंगे यहाँ पर, आपकी बॉडी का साइज, शेप, ये सब चेंज होगा, ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में रहेगी, रिएक्शन टाइम आपका एकदम इंप्रूव हो जाएगा ना, कम टाइम में आप बिल्कुल अच्छे से रिएक्ट कर पाओगे। कैपिलराइजेशन मतलब जो नेटवर्क रहता है आपके अंदर, बॉडी के अंदर कैपिलरीज का, है ना, जिसमें से पूरी जितने भी मटेरियल्स ट्रांसफ़र होते हैं वो सब आपका इंप्रूव होगा, इफ़िशिएंट होगा। फैट रिड्यूस होगा एक्सरसाइज करोगे तो, मस्क्यूलर एंड्योरेंस बढ़ेगा, पॉस्चर आपका अच्छा हो जाएगा, एक्स्ट्रा फैट जो है शेड ऑफ हो जाएगा। फटीक डिले होगी, फटीक मतलब थकान बहुत लेट होगी थकान, है ना। देन फूड स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ स्पीड बढ़ेगी। तो ये सारी मसल से इंपॉर्टेंट जिनको आप जिम में ट्रेन करते हो, है ना, तो इनके नाम आप देख लीजिएगा। एब्स हो गया आपका, बाइसेप्स, पेक्टोरल, डेल्टॉइड्स, नीचे ट्राइबेलियस एंटीरियर, है ना, देन क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, लेटिसिमस डॉर्सी। तो सारी मसल्स है जिसको ट्रेन किया जाता है। देन इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है। ये जो मसल्स वाला डायग्राम था ना, एग्जाम में इतना नहीं आएगा, लेकिन जनरली आपको पता आना चाहिए। देन स्पोर्ट्स इंजरीज देखें अगर हम, तो 2 प्रकार से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ड टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आपका स्ट्रेन और स्प्रेन आ जाता है। हार्ड टिश्यू इंजरी के अंदर फिर आपके जॉइंट, बोन और दूसरी इंजरीज आती है, ठीक है। इसका मैं आपको एक बहुत ही तगड़ा वाला फ्लो चार्ट बताऊंगा, तो उसको आप एग्जाम में यूज़ करना। सबसे पहले देख लेते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या होती है। तो यार, सॉफ्ट टिश्यू का मतलब होता है कि ऐसे टिश्यू जो कि कनेक्ट करते हैं और सराउंड कर लेते हैं आपकी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को, जिसमें आपकी मसल्स आ जाती है, टेंडन्स आ जाते हैं, लिगामेंट्स आ जाते हैं, नर्व्स, है ना। तो इन सारी जो डेलीगेट चीज़ों को सराउंड करने वाले टिश्यूज़ को हम सॉफ्ट टिश्यूज़ बोलते हैं। इनमें कहीं इंजरी हो जाती है तो उसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बोलते हैं। जैसे आप सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, एक है आपका एक्सटर्नल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, एक है इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, एब्रेजन, कॉन्ट्यूजन, लेसर्शन, इंसीशन। इंटरनल में आ जाएगा स्ट्रेन और स्प्रेन। तो देखते हैं सबसे पहले कंट्यूजन क्या होता है। कंट्यूजन मतलब नील होता है ना। जनरली क्या होता है, आप जब जैसे आपके दरवाजे में उंगली फंस गई तो आपने देखा होगा पूरा नीला नीला यहाँ पर हो जाता है, तो उसी को हम कंट्यूजन बोलते हैं। तो बेसिकली ये मसल की इंजरी है जो कि डायरेक्ट हिट के कारण होती है, एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के कारण हो या फिर बिना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से भी हो सकती है ना। जैसे आपको बहुत तेज गेंद की लग गई तो आंखों के यहाँ पर गेंद की जब लग जाती है तो नीला नीला हो जाता है, किसी ने मुक्के की मार दी तो नीला नीला हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है जिसमें से आपका खून बह रहा है उसमें चोट आ जाती है, वो ब्रेक हो जाती है और ब्लीडिंग यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको स्टिफनेस, स्वेलिंग मतलब सूजन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बॉक्सिंग, कबड्डी, रेसलिंग में बहुत ही कॉमन है। देन इसके बाद आ जाता है स्ट्रेन। इसका मतलब होता है मांसपेशियों की चोट, है ना। तो ये इंटरनल है,
अंदर से आपकी जो मांसपेशियां हैं वो फट जाएगी, ठीक है। तो माइल्ड या सीवियर मसल इंजरी है ये, और सीवियर केस में तो पूरी आपकी जो मसल्स है वो फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। एंड अगर कंप्लीट रप्चर वो हो गई, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, फट गई है पूरी मसल, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन आपको देखने को मिलता है। देन इसके बाद स्प्रेन क्या होता है, ये मोच है ना, उई माँ मैं मर गई, है ना, आपने सुना होगा पिक्चरों में। सो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही लड़की को मोच आती है वो ये डायलॉग मारती है। तो इसमें मोच आ जाना मतलब ओवर स्ट्रेचिंग हो जाना लिगामेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपके लिगामेंट्स होते हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग उसमें हो जाती है, तो फिर वहाँ पर ये स्प्रेन मोच आ जाती है। और बहुत सी बार स्प्रेन के साथ फ्रैक्चर भी हो जाता है, अगर बहुत तेज पाँव मुड़ जाएगा तो हड्डी टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। देन इसके बाद एब्रेजन, ब्लू वेल गेम, है ना, आपने सुना होगा, एक ज़माने में था। तो उसमें क्या होता है, जब स्किन पर इस तरह का फ्रिक्शन, है ना, जनरली क्या होता है, हम दौड़ते दौड़ते कहीं से जा रहे हैं और दीवार से हमारा हाथ टकरा गया और पूरा इस तरह का वहाँ पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो फ्रिक्शन के कारण अगर कहीं कोई इंजरीज होती है इस तरह की, तो उसको हम एब्रेजन या घर्षण बोलते हैं। देन चोट हो जाता है अपना ब्रूस, ये बहुत कुछ सिमिलर है कंट्यूजन से, है ना, और इसमें बस थोड़ा सा कलर का डिफरेंस रहता है। ये एक ऐसा यहाँ पर इंजरी आपकी रहती है जिसके अंदर रेड, ब्लू, पर्पल इस तरह का कलर वहाँ पर बन जाता है, और जनरली ये भी ब्लो के कारण ही होता है। इसमें भी आपकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती है, बहुत ही मतलब सिमिलर सा ही है कंट्यूजन और ब्रूजेस। देन इसके बाद आ जाता है आपका लेसर्शन। लेसर्शन के अंदर क्या होता है, जो आपको चोट यहाँ पर लगती है वो जनरली कट के कारण नहीं लगती, जबकि वो आपकी जो वहाँ पर से स्किन है वो फट जाती है ना, जनरली। और ये जो होता है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट्स के कारण होता है रादर देन शार्प ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप चलते चलते पत्थर है ना, पत्थर थोड़ा सा ब्लंट है, इतना शार्प नहीं, लेकिन फिर भी उससे चोट लग गई, उससे कट लग गया, तो उसको हम लेसर्शन बोलते हैं। देन इसमें देखो, आप देख सकते हो, पहले स्किन फटती है, उसके नीचे फैट की लेयर भी फट जाती है और मसल्स तक वो इंजरी पहुंच जाती है आपकी, एक्सटर्नली है। देन इसके बाद आता है एक इंसीजन, जो कि डॉक्टर्स लगाते हैं। ये बेसिकली एक सर्जिकल कट रहता है, जिसको एकदम बहुत ही तिकोने नाइफ से काटा जाता है ना, स्किन या फ्लैश में, ताकि अंदर सर्जरी या बाकी सारी चीज़ों को करा जाए। तो सर्जिकल कट को इंसीजन बोलते हैं, जबकि लेसरेशन आपका ब्लंट ऑब्जेक्ट से हो जाता है। देन इसके बाद अपने पास आता है कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और प्रॉपर वार्म अप करो, प्रॉपरली बॉडी को कंडीशन करो, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाए ना, ऐसा नहीं बाल्टी से वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। देन क्लीन और प्लेन सरफेस यहाँ पर रहे, प्लेग्राउंड क्लीन रहे तो चोट ना आए। नॉलेज आपको रहनी चाहिए गेम की, वरना इंजरी हो सकती है। देन अलर्ट रहें भाई साहब जब भी आप कोई भी गेम खेल रहे हैं। देन अगर आपको थकान है, बुखार है, सर्दी खांसी, दुख दर्द है कुछ, तो भाई साहब जो एक्टिविटी है उसको करने से थोड़ा सा बचें। देन अगला आ जाता है अपने पास डिसलोकेशन। डिसलोकेट करना मतलब क्या होता है, सेपरेट हो जाना दो बोन्स का, और जॉइंट्स पे जनरली ये होता है, ठीक है। तो डिसलोकेशन कहाँ पे होता है, जो जॉइंट्स होंगे वहाँ से बोन सेपरेट हो जाएगी। जैसे पहला आपको डायग्राम में दिख रहा है लोअर जॉ का डिसलोकेशन हो जाना, ठीक है। तो जनरली जो आपका अपर जॉ रहता है वो तो पूरा स्कल से कनेक्टेड रहता है ना, आपको दिख भी रहा होगा वाइट वाइट पूरा कनेक्टेड है। आप चाह के भी अपर जॉ को ऊपर नहीं कर सकते ना, हमेशा लोअर जॉ ही नहीं आपका नीचे होगा, करके देख लो भाई साहब, है ना। यूँ उठा के आप उठाओगे तो भी नीचे वाला ही नीचे होगा, ना कि ऊपर वाला ऊपर, क्योंकि पूरा ही कनेक्टेड है। सो डिसलोकेशन हो जाता है लोअर जॉ का। देन उसके बाद हो सकता है शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाए, ठीक है। तीन तरह के डिसलोकेशन होते हैं, शोल्डर, जॉ और एक और आपका आ जाता है हिप जॉइंट, है ना। तीनों बहुत जल्दी डिसलोकेट हो जाते हैं, और क्रिकेट, फुटबॉल, यहाँ पर सब जगह आपको ये वाली चीज़ें देखने को मिलती है। देन फिर आ जाता है हमारे पास फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में पहला आता है हमारे पास, है ना, फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, जब हड्डी में कहीं ना कहीं क्रैक आ जाए या हड्डी टूट ही जाए तो उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। पहला आ जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, सारे डायग्राम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, ये बेसिकली इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है, जिसके अंदर क्रैक आ जाते हैं बोन्स के अंदर, और जनरली ये बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चों की जो हड्डियाँ बहुत ही सॉफ्ट सी होती है। देन इसके बाद ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, एक राइट एंगल पे एक्सिस अगर हम बनाते हैं बीचों बीच से, ठीक है, बोन के बीचों बीच से अगर एक्सिस बनाई जाएगी तो उस एक्सिस से 90 डिग्री पर आपको क्या हो जाएगा, क्रैक आ जाएगा, तो इसी को हम ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। ऑब्लिक फ्रैक्चर भाई साहब बहुत डेंजरस रहता है, स्लैंटेड फ्रैक्चर रहता है, और एकदम जब फोर्स को डायगनली अप्लाई किया जाता है, फॉर एग्जांपल तलवार से किसी का पैर काट दिया तो वहाँ पर क्या होगा, ऑब्लिक फ्रैक्चर हो जाएगा, बिल्कुल हड्डियाँ सेपरेट हो जाएगी, बहुत मतलब दुश्मन को भी ये ना हो। देन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिल सकती है बोन के, जैसे यहाँ इम्पैक्टेड में दिख रहा है। देन उसके बाद स्ट्रेस फ्रैक्चर, नाम से पता लग रहा है हड्डी में कहीं ना कहीं स्ट्रेच आ सकता है ना, स्ट्रेस आ सकता है, और कभी जैसे कहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो गया, कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से टकरा गए, कार एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पर ये स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है।
देन उसके बाद ऑब्लिक से भी खतरनाक अगर कोई है तो वो है कम्यूटेटेड, ठीक है। तो दुश्मन के दुश्मन को भी ना हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कम्यूटेटेड फ्रैक्चर, इसमें बोन फ्रेगमेंट हो जाती है ना, चिथड़े उड़ जाते हैं हड्डियों के, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटेड फ्रैक्चर। तो ये 6 के 6 आपके सिलेबस में मेंशन है, इनको याद रखना है। देन कैसे स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंट किया जाए, तो वही अपनों ने भी आप आगे देखा कि वार्म अप करो, स्ट्रेच करो, कूल करो, है ना, कंपटीशन के लिए प्रॉपरली रेडी हो। देन इसके बाद स्ट्रेचिंग और ये सब आपको करनी है, वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना है। देन ग्रेजुअली इंटेंसिटी बढ़ाओ अपने वर्कआउट की, एकदम जाते ही पहली बार में बहुत तेज इंटेंसिटी कर दोगे तो निपट जाओगे। हाई लेवल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस मेंटेन की जाए। देन रिकवरी का टाइम बॉडी को दिया जाए, प्रॉपर मेडिकल चेकअप टाइम टू टाइम करवा ली जाए, ताकि क्या हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा कि बॉडी में कहीं कोई इंजरी तो नहीं है। देन इसके बाद यार एक ट्रीटमेंट है जिसको जनरली पूछ लिया जाता है, राइस या प्राइस, ठीक है। पहले के ज़माने में राइस रहता था, आजकल इसमें पी और जोड़ दिया गया है, ठीक है। सो ये ट्रीटमेंट है, अगर आपको कोई इंजरी हो जाए तो ये PRICE को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रोटेक्शन, तो जिस भी जगह पर चोट लगी है भाई साहब उसको प्रोटेक्ट करो, उस पर पट्टी बांधो, उसको है ना बिल्कुल आइसोलेट कर दो। जैसे आप दौड़ते दौड़ते आपके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, तो बिल्कुल उस पाँव को प्रोटेक्ट करो। अब ऐसा नहीं कि और ज़्यादा खेलने चले गए, ठीक है, जब तक वो सही नहीं हुआ है उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है। देन राइस, आर से आ जाएगा रेस्ट, तो बिल्कुल मस्त रेस्ट करना है घर में, है ना, कहीं बाहर नहीं जाना है। आपने देखा भी होगा, जैसे आपको कुछ सीरियस बीमारी हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो डॉक्टर भी बोलता है कि रेस्ट करो ताकि आप आराम से हील कर पाओ। देन उसके बाद जैसे फ्रैक्चर वैक्चर है तो क्रचेस का और इन सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। देन आइस का यूज़ करें, आइस से क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा जनरली कभी भी चोट लग जाती है, हाथ जल जाता है, तो हम आइस वहाँ पर अप्लाई करते हैं, आइस पैक अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो चोट होती है वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है एकदम से वहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है थम जाता है ना, धीरा हो जाता है, क्योंकि वो वेसल्स एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और डेफिनेटली इससे आप क्या कर सकते हो, वो जो स्वेलिंग है और एकदम है ना चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। देन इसके बाद आ जाता है अपने पास कंप्रेशन में आपने देखा होगा पट्टी हम बांध देते हैं ना, उसको कंप्रेस कर देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, लेकिन हाँ एकदम अच्छे से उसको आपको पट्टी बांधनी है, जिससे आपका जो हीलिंग टाइम है वो कम हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल फिर कीटाणु और बाकी सारी चीज़ें नहीं लगती है। एंड लास्ट आ जाता है एलिवेशन। तो एलिवेशन में जनरली आपने देखा होगा है ना, हॉस्पिटल्स में फ्रैक्चर हो जाता है किसी को पैर में, तो उसका पैर को बांध देते हैं ऊपर, है ना, तो उसका पैर यूँ लटका हुआ रहता है हवा में, तो वो एलिवेट कर देते हैं उसको, ताकि क्या होगा कि स्वेलिंग जो होगी, पेन जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जनरली है ना पिलोस का और इन सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है आपका प्राइस ट्रीटमेंट, इसको आपको याद रखना है। अब लास्ट टॉपिक है अपने पास फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या होता है, ये एक ऐसी केयर होती है जो कि किसी भी इंजर्ड या सिक इंसान को दी जाती है प्रायर टू इट्स मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के पहले का जो यहाँ पर एक ट्रीटमेंट होता है ना, जनरली जिसमें बिल्कुल उसको जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर फर्स्ट एड दिया जाता है, ताकि वो जो खून वून बह रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इसका एक ही एम है कि लोगों की लाइफ को बचाना और पेन सफरिंग इन बाकी सारी चीज़ों को एकदम मिनिमम कर देना, कम कर देना। सो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई, प्रिजर्व होती है लाइफ, पेन खत्म हो जाता है और वर्स नहीं होती कंडीशन, रिकवरी जल्दी हो जाती है, और फिर उसके बाद जो मेडिकल प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करने में भी आसानी होती है। बढ़ते हैं अब आप आगे, और एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ यार बच्चा, पार्टी टर्म सेकंड की एग्जामिनेशन अब आने वाली है, और आप हमारी फिजिकल एजुकेशन की फ्री जो एक क्रैश कोर्सेज को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके अंदर हम बिल्कुल यहाँ पर वन शॉट में टर्म फर्स्ट के कंप्लीट, टर्म सेकंड के कंप्लीट सिलेबस को देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, 3 गेस्ट पेपर्स मैं आपको यहाँ पर लाइव सॉल्व करवा दूंगा, और फिर लास्ट मोमेंट रिविजन हम कर लेंगे। पूरा शेड्यूल डिस्क्रिप्शन में, जरूर से इसको ज्वाइन कीजिएगा। बढ़ते फिर हम आगे, और यार यहाँ पर अनअकैडमी पे आज लास्ट दिन है जब प्राइस राइस होने वाला है। 30% तक यहाँ पर जो आप सेव कर सकते हैं, और कोड अगर आप यूज़ करते हैं APpedia तो प्राइसेस और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। सो बिल्कुल यार इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, एंड ज़रूर से यार आप सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी का एक नेक्स्ट लेवल एज दे सकते हैं। बढ़ते अब हम आगे, और PYQs आपको दिखा देते हैं कि मोमेंट इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस तरह का रहता है, रोटेशन रहता है, फ्लेक्शन रहता है, एक्सटेंशन रहता है, किस प्रकार का रहता है। तो यार देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर बेसिकली आपका जो मूवमेंट रहता है ना वो रोटेशन वाला रहता है, हेंस ऑप्शन ए। देन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, तो आपको बताने सारे है ना, क्या किस तरह से आप स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंट कर सकते हो, वही वार्म अप, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का प्रयोग है ना, वो सारी चीज़ों को आपको बताना है। 3 मार्क्स मतलब मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखने हैं, और 80 से 100 शब्दों के बीच में रहेगा। नेक्स्ट है अपने पास सैम्पल पेपर्स में प्रश्न पूछे गए थे कि डिसलोकेशन किससे रिलेटेड रहता है, मैंने आपको बताया था जॉइंट से रिलेटेड रहता है ना, लोअर जॉइंट ये वो।
देन इसके बाद अपने पास आ जाता है फ्लो चार्ट बनाना है कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज का, तो ये वाला फ्लो चार्ट आप बनाना है क्योंकि आपके सिलेबस के अनुसार ये सबसे एप्ट है। सो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन और जॉइंट, 3 प्रकार से इसको क्लासीफाई करना। सॉफ्ट में और फर्दर आप क्लासीफाई कर सकते हो इंटरनल एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल के अंदर स्प्रेन स्ट्रेन भी आपके आ जाएंगे, एक्सटर्नल में आपके बाकी आ जाएंगे। देन बोन इंजरीज में सारे फ्रैक्चर्स लिखने हैं, जॉइंट इंजरीज में सारे डिसलोकेशंस आपको लिखने हैं, जो 3 हमने पढ़े हैं। देन इसके बाद एमसीक्यूज अगर हम करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट डिटरमाइंड बाय, तो यार भाई साहब फ्लेक्सिबिलिटी और एरोबिक कैपेसिटी का कोई लेना देना नहीं है, जबकि एज, जेंडर, मसल स्ट्रेंथ एंड इंजरी ये सब हमने पढ़े थे। एंड्योरेंस इज डिटरमाइंड बाय एरोबिक कैपेसिटी, बहुत ही आसान है ना, एंड्योरेंस का जुड़वा भाई है एरोबिक कैपेसिटी और स्टेमिना। देन इसके बाद मैच द फॉलोइंग करना है, तो स्पीड से मतलब कौन सा है वो फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है स्पीड को, तो वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आ जाएगा अपने पास मसल्स का साइज, एंड्योरेंस में आ जाएगा एरोबिक कैपेसिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी डिटरमाइंड बाय एज एंड जेंडर। मैंने आपको बताया था मेल फीमेल का एग्जांपल डांस वाला, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व कीजिएगा, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, तो जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था वैसे का वैसे यहाँ पर बनाना है। देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप आराम से इसको आंसर कीजिएगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 5000 लाइक्स, और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।